गाइस वेलकम ऑन की केमिस्ट्री। मैं सेल्फ कुलदीप परमार और आज हम बात करेंगे मैराथन बैच के सेकंड लेक्चर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये जो लेक्चर रहेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस लेक्चर से जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। देखिए, जितना भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मिलेंगे उनको क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि सॉलिड जो होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि सॉलिड है क्या, कितने टाइप्स का होता है, किस किस बेसिस पर किस किस तरह से हमने उसको क्लासिफाई किया था, वो सारा ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल्स थे वो इतना क्लोजली आके इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में कैसे बाइंड होते हैं, किस तरह से अरेंज होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल कहां पर अरेंज है, उसकी जो 3 डायमेंशन है, ओपन स्पेस है, उसमें किस तरह की स्ट्रक्चर्स है, किस तरह का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, वो सारी चीजें जो है हम आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो ध्यान से और बहुत ही केयरफुली इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे सॉलिड के कंस्ट्रक्शन का। तो देखिए, सॉलिड का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। सपोज अपने पास 3D स्पेस है, तो 3D स्पेस में आपके पास 3 एक्सेस होंगे, एक्स, वाई एंड जेड। ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब सपोज मैंने एक पार्टिकल को यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग इस पोजीशन पर मैंने अरेंज कर दिया। ये एक पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। दूसरा पार्टिकल मैं इस 3D स्पेस में जेड एक्सिस के अलोंग अरेंज कर सकता हूं, वाई के अलोंग अरेंज कर सकता हूं, कहीं ना कहीं अरेंज कर सकता हूं। लेकिन जिस जगह पर ओपन स्पेस में 3D में जिस जगह पर पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, उस स्पेस को, ओपन स्पेस को, 3D स्पेस को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या है? द पॉइंट इन स्पेस where constituent particles of solid are present. Constituent particles of solids are present. उससे हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट क्या करेंगे? बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि एक और ये पॉइंट हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, एक और पार्टिकल ये हो गया। तो ये लैटिस पॉइंट क्या करेंगे? जब इनके सेंटर्स को मैच करेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि ये ग्रुप बन गया ना। तो मैं थोड़ा सा 2D इमेज के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा ही 3D में हो जाएगा 2D इमेज, अगर ऐसे कि ये पॉइंट है। अब क्या है कि कुछ डिस्टेंस के बाद, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन का रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने फॉर्म कर दिया और हमने सेंटर्स को मैच करते हुए ये पूरे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया। क्लियर? तो इस पूरे स्ट्रक्चर में या पूरे सॉलिड में एक जो छोटा सा पोर्शन है, ये वाला, ये एक हमने सेल ले लिया, यूनिट ले लिया। इसके सेल्फ रिपीटेशन से इस पूरे सॉलिड का या पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। तो पूरा जो सॉलिड है, कंप्लीट structure of solid crystal is known as lattice.
कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग लैटिस बोलते हैं कि सॉलिड की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, लैटिस पॉइंट्स के सेल्फ रिपीटेशन से जो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है उसे हम लैटिस बोलते हैं। और इस लैटिस का एक छोटा सा एक यूनिट पार्ट जिसके बार बार रिपीट होने से इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल क्या है, लैटिस क्या है और लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, कितने लैटिस पॉइंट्स जो हैं आपके अवेलेबल हो सकते हैं 3D में, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर अवेलेबल इन 3D, तो ये हमें बात करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि लैटिस क्या है। लैटिस है कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर। लैटिस पॉइंट वो स्पेस है 3D में जहां पर पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो प्रेजेंट होंगे और इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट्स का एक छोटा सा ग्रुप जिसके सेल्फ रिपीटेशन से पूरे लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डेफिनेशन वाला पोर्शन है, पूछ लिया जाता है कि क्या है लैटिस पॉइंट, क्या है लैटिस और क्या यूनिट सेल है। लेकिन ये जो पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पार्टिकल इसी पोजीशन पर प्रेजेंट था, हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल कहाँ है। क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे सपोज सोडियम का एटम है सॉलिड में या आयरन का सॉलिड है, आयरन एटम है, तो ये एटम का जो साइज है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो 3D स्पेस में कहाँ कहाँ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उसके लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक यूज करते हैं उसे बोलते हैं एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग लैटिस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं और उसके बाद लैटिस और यूनिट सेल को हम लोग क्या है थ्योरेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। लैटिस पॉइंट्स कितने हो सकते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए लैटिस पॉइंट्स के लिए हम एक छोटा सा एक यूनिट सेल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम सपोज ये एक 3D सिंपल क्यूबिक आपका एक क्यूब है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब इस क्यूब में कौन कौन सी स्पेस को क्या बोलते हैं, तो ये जो पोजीशन है ये, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर ऑफ क्यूब। कॉर्नर ऑफ क्यूब। इस कॉर्नर, इन कॉर्नर का नंबर कितना होता है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं। आपकी ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं फेस ऑफ क्यूब। फेस ऑफ क्यूब। तो कितने हैं? एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये है, चौथा फेस ये है। एक फेस फ्रंट फॉरवर्ड है और एक फेस जो है वो बैकवर्ड है। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं, है ना। ये जो है, ये लाइन जो है इसे हम बोलते हैं एज ऑफ क्यूब। तो कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और ये जो पोजीशन है इस क्यूब के इनसाइड इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब। किसी भी स्ट्रक्चर का सेंटर हमेशा एक ही होता है। तो ये सारी जो स्पेसेस हैं, ये 3D स्पेस जो है, इन सारे स्पेसेस को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकता है, कॉर्नर पर प्रेजेंट हो सकता है, फेस पर प्रेजेंट हो सकता है, एज के सेंटर पर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर पर प्रेजेंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 8। ये कौन से हैं? कॉर्नर। प्लस 6 ये कौन से हैं? फेस सेंटर, फेस के सेंटर पर। प्लस 12 ये कौन से हैं? एज सेंटर।
1+1, इसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर, पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर, बॉडी सेंटर। टोटल 27 लैटिस पॉइंट्स होते हैं 3D स्पेस में जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्या होती है ना। तो देखिए यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट सेल है क्या? तो यूनिट सेल है आपका स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ क्रिस्टल which is responsible for the formation of the crystal by its own repetition। क्रिस्टल का वो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्ट है जो क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हम बार बार इसका जब रिपीटेशन करते हैं, एक यूनिट की सेल के बाद में दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के बगल में एक और बॉक्स रख दिया, एक और बॉक्स रख दिया, एक और बॉक्स रख दिया, ऐसे हम बॉक्स रखते जाएंगे तो हमारे पास बॉक्सेस का एक ढेर लग जाएगा, बहुत सारे बॉक्सेस हो जाएंगे। लेकिन इस बॉक्सेस का जो आपका बल्क है, इस बल्क का फॉर्मेशन हुआ किसकी वजह से? एक बॉक्स की वजह से तो हुआ है। ऐसे बॉक्स हमने कई सारे रखे और क्या हुआ? पूरा बल्क फॉर्मेशन हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट जो है इस पूरे बल्क का, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। इसको हमने यूनिट सेल को क्लासिफाइड किया है, यूनिट सेल को क्लासिफाइड किया है दो पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। दो पार्ट्स हैं, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। आपको पूछे कितने क्लासेस हैं? दो हैं, एक प्रिमिटिव है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें जो लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस पॉइंट का जो टाइप है, लैटिस पॉइंट वो ओनली कॉर्नर होता है। क्या होता है? कॉर्नर, यानी कि पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो सिर्फ कॉर्नर पर ही होगा और स्ट्रक्चर में कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा क्यूब के। नॉन प्रिमिटिव में जो लैटिस पॉइंट होता है वो होता है कॉर्नर प्लस एल्स, कहीं और भी। कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, लेकिन कहीं और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। तो इसमें जो आपकी यूनिट सेल आती है उसको हम नेम करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। क्यूबिक सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें आपके मेनली दो आती हैं, एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको हम लोग SCC सिंपल क्यूबिक सेल या फिर P से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फिर F से डिनोट करते हैं। इसको आप BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फिर I से, I का मतलब होता है इंटरनल, I का मतलब यहां पे क्या है? इंटरनल क्यूबिक सेल, इनकी पार्टिकल कहां पर है? इनसाइड द क्यूब प्रेजेंट है। ये 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होती हैं। एक और है जो क्यूबिक सिस्टम में नहीं आती है, उसे बोलते हैं एज सेंटर, वो सॉरी एंड सेंटर।
क्यूबिक सेल। तो देखिए इसमें जो आपके लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस पॉइंट वो होता है कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस। कोई भी दो अपोजिट फेस जो हैं वो रहेंगे लैटिस पॉइंट के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल ये मैं आप एक यूनिट सेल फॉर्म कर देता हूं। जैसे ये एक क्यूब है, इस क्यूब में सारे कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल रहेगा, जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं सभी पर पार्टिकल्स है। अब किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पर, 6 में से किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में दो पार्टिकल्स होंगे, ये जैसे ये, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं या फ्रंट और बैकवर्ड रख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं 8 सेंटर, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ई से। क्लियर? और ये जो 8 सेंटर है वो सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में मिलती है। ऑर्थोरोम्बिक जो हम पढ़ेंगे आगे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स में मिलती है। यानी कि ये हम पहले हमने बात की थी लैटिस पॉइंट कितने टाइप्स के थे। लैटिस के एक ग्रुप था, उससे यूनिट सेल बनती है। तो यूनिट सेल कैसे कैसे होती है। अब जो है यूनिट सेल के सेल्फ रिपीटिशन से बनता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कितने टाइप्स का होता है ना। अब यूनिट सेल को अभी हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कितने यूनिट सेल में क्या क्या है, कैसे पार्टिकल्स हैं, कितना अरेंजमेंट है, कितना पैकिंग एफिशिएंसी है, कितना स्पेस जो है पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं, कितना स्पेस जो है वेकेंट रह जाता है। वो सारी बातें हम करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की। तो क्रिस्टल कितने होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस यूनिट में सिमेट्री की। ये एक एडिशनल टॉपिक है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस जो हैं मेनली पूछा जाता है सिमेट्री को लेके। तो कितने सिमेट्रिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री जो है किस किस तरह से प्रेजेंट होती है। तो सिमेट्री आपके पास 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है आपके यूनिट सेल में। फर्स्ट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए अब क्या क्या है, कैसे है, क्या इसका काम है। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, आप क्या करें, आप यूनिट से या यूनिट सेल से आपने एक प्लेन पास किया, यूनिट सेल से एक प्लेन पास किया। यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर वो एक्स जो प्लेन है, जो आपका जो भी आपने कट किया है, कट लगाया है यूनिट सेल में, उससे वो 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड होती है तो उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, यूनिट सेल इज रिपीट इट्स ओरिजिनल structure before the rotation of 360 degree along any axis। किसी भी एक्सिस के अलग हम किसी भी यूनिट सेल को रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते में जब भी आप उसको रोटेट करें तो 360 डिग्री रोटेशन से पहले उसकी जो स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर थी, अगर वो आपको मिलती है, फाइंड होती है, तो वो एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। और ये क्या है, द पॉइंट वेयर all the symmetry elements match together। जहां भी सारे
सिमेट्रिक एलिमेंट्स जो है टुगेदर मैच होते हैं उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए पहले हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, फिर हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। कितने कितने किसी भी यूनिट सेल में कितने सिमेट्रिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनका नंबर कितना होगा और किस किस टाइप से उसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको प्लेन के लिए एक यूनिट सेल ले लेता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट सेल है, क्यूब तो नहीं है परफेक्ट, लेकिन हम इसे एक स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो क्या करें, इस के जो फेस है ये फ्रंट फेस नंबर 1, और इसका जो बैकवर्ड फेस है ये फेस नंबर 2। क्लियर? इन दोनों फेसेस के अलोंग इसको कट करें। यहां से इसको कट कर दिया, यहां से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये वाला पार्ट अलग होगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, फेस के अलोंग हमने क्या किया, कट किया। लेकिन हमारे पास यही फेस थोड़ी है, हमारे पास ये फेस भी है, फेस नंबर 3 और फेस नंबर इसका अपोजिट 4। तो हमने इन फेसेस के अलोंग अगर इस बीच में से कट करें यहां से, तो क्या होगा, ये पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग होगा, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक प्लेन है। एक फेस ये भी होते हैं, फेस नंबर 5 और फेस नंबर 6। इनके अलोंग भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। यहां से हमने इसको कट किया तो ये वाला पोर्शन अलग होगा, ये पोर्शन अलग होगा, लेकिन दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए हम लोग जो प्लेन की बात करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो आपके पास से पहले हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड प्लेन। तो ये आपकी एक यूनिट सेल हो गई। इस यूनिट सेल को मैंने ये फेस, इस फेस का ये सेंटर लाइन हो गया, ये इस फेस का सेंटर पोर्शन हो गया, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। क्लियर है? यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया है। एक दूसरी यूनिट सेल की हम बात करें, एक दूसरी यूनिट सेल है। पहले हमने ये दो फेसेज लिए थे, अब हम ये वाले फेसेज ले लेते हैं। तो हमने कौन सा फेस लिया, तो ये फेस ले लिया है, ये वाला फेस, और एक फेस लिया इसके अपोजिट बॉटम वाला फेस, और इसके सेंटर्स को मैच करते हुए हमने क्या किया, यहां से इसको कट किया। तो देखिए ये वाला पोर्शन अलग होगा, ये वाला पोर्शन अलग रहेगा। तीसरी यूनिट सेल हम बात करते हैं, हमारे पास जो फेस रिमेनिंग है उस फेस के अलोंग हम इसको कट करते हैं। इस फेस के अलोंग हम इसको क्या करें, कट कर दें। तो देखिए कैसे कट कर सकते हैं, हमारा ये दोनों फेसेस हो गए हैं, ये दोनों फेसेस हो गए, फ्रंट और बैकवर्ड बाकी है। तो हमने क्या किया, यहां से नहीं, ये फेसेस तो हो गए ना, ये हो गए। हम इन दोनों फेसेस के अलोंग करते हैं, इसको इस तरह से कट करते हैं। ये एक फेस के अलोंग करते हैं इसको कट। तो ये बैकवर्ड पोर्शन अलग है और फ्रंट का जो पोर्शन है वो क्या है, अलग हो गया। फ्रंट और बैकवर्ड फेस को अलग कर दिया हमने, जो है अप और डाउन को अलग कर दिया, और लेफ्ट और राइट को अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से हम क्या है, टोटल फेस एंड प्लेन कितने निकलेंगे हमारे पास सिमेट्री के लिए, 3। कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सिस के बाद, जो फेस सेंटर्ड के बाद एज सेंटर्ड प्लेन की। तो देखिए यहाँ पे मैंने
जो कॉर्नर्स हैं उनको नंबर कर दिया है, नेम कर दिया है ABCDEFGH के बेसिस पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये एक एज के अलोंग हम क्या करेंगे, डायगोनली हम प्लेन्स को पास करेंगे। जैसे कि हमने एक एज लिया AB और इस AB को मैंने मैच किया है इसके अपोजिट बॉटम पार्ट EH के साथ। किसके साथ? EH के साथ, यानी कि इस तरह से। ये जब हम एक प्लेन पास करेंगे तो एक ये ट्रायंगुलर प्रिज्म अलग रहेगा, एक ये ट्रायंगुलर जो है आपका जो प्रिज्म है वो अलग अलग हो जाएंगे, और ये कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एक जो प्लेन है वो कौन सा है, ABEH। क्लियर? अब हमने इस पेज को एज को छोड़ दिया, अब हम एज लेते हैं ये वाला BG वाला। कौन सा? BG। इसके अपोजिट कौन है बॉटम में? ED। तो BG और ED देखिए अलग है, इसको हमने इस तरह से मैच कर दिया। ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। यहां पर हमने ये ले लिया, ये ले लिया। अब हम लेते हैं AF। क्या लेते हैं? AF और इसके साथ CH, इस तरह से AF के साथ CH। तो ये जो पोर्शन है ऊपर ये अलग रहेगा, नीचे वाला पोर्शन अलग रहेगा। अब हम लेते हैं F और G के साथ FG, F और G के साथ C और D। यहां से बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। ये हो गया। अब हम लेते हैं A के साथ D को लेते हैं, A के साथ D, और G के साथ लेते हैं H को। देखिए ये भी अलग है, अगर अलग नहीं होता तो ये नेम जो थे सिमिलर पढ़ सकते थे, AD और GH, AD और GH। तो हमने इस तरह से A को G से मैच कर दिया, D को H से मैच कर दिया। तो ये फ्रंट में और ये वाला पोर्शन बैक में अलग हो जाएगा। अब हम लेते हैं EF के साथ में ये BC, इसको ऐसे मैच कर दीजिए, इसको ऐसे मैच कर। दिख रहा है ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा है आपको, ये बैक में अलग है और फ्रंट में अलग है। तो कितने आपके एज सेंटर्स प्लेन निकलेंगे? 6 एज सेंटर प्लेन जो है पास होते हैं टोटली। आप इस तरह से नेम करके करोगे तो क्या होगा कि जब कोई भी एक एज ले लीजिए, है ना, कोई भी एक एज ले लीजिए। अब उस एज से देखिए आपकी ये वाला पॉइंट डायरेक्ट मैच करता है, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट मैच करता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये D भी मैच करता है और C भी मैच करता है। कौन मैच नहीं कर रहे डायरेक्टली? वो है E और H। यहाँ पे हमने क्या लिया था? B और G लिया था ना, B और G। तो G के साथ F कांटेक्ट में है और H कांटेक्ट में है, B के साथ A कांटेक्ट में है और C कांटेक्ट में। कौन कांटेक्ट में नहीं है? D और E। तो इन दोनों से आपको प्लेन मिलेगा। यहाँ पर हमने लिखा AF, A और F। तो देखिए A के साथ D कनेक्टेड है, A के साथ B कनेक्टेड है, F के साथ G कनेक्टेड है और F के साथ E कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड नहीं है? C और H। F के साथ H कनेक्टेड नहीं है और A के साथ C कनेक्टेड नहीं है। तो यहां पर आपको प्लेन मिलेगा। सभी में देख लीजिए, यहां पर आप A के साथ हमने क्या लिया? EF, तो E और F। तो E के साथ देखिए H कनेक्टेड है, D कनेक्टेड है और F कनेक्टेड है ना। और B के साथ G कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है और A कनेक्टेड है। सॉरी EF लिया था, तो EF के साथ कौन है? E के साथ D और H है और F के साथ A और G है, B और C कनेक्टेड नहीं है। मैं उल्टा बोल गया था। अब हम बात करते हैं AD की। AD, A के साथ B और F कनेक्टेड हैं, D के साथ C और E कनेक्टेड हैं, H और G कनेक्टेड नहीं है, तो वो हमारे प्लेन का पार्ट बनेंगे। F और G के साथ, तो देखिए G के साथ H कनेक्टेड है, B कनेक्टेड है, F के साथ A कनेक्टेड है और E कनेक्टेड है, लेकिन D और C कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारे प्लेन का पार्ट
बनेंगे। तो इस तरह से आप टोटल जो है प्लेन जो है आइडेंटिफाई करते हैं। आप ABCD ना लिख के 1 2 3 4 करके भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 कैसे भी नंबर दे सकते हैं, किसी भी कॉर्नर को कोई भी नंबर दे दीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन वो कॉर्नर जब आप मैच करेंगे है ना एज सेंटर प्लेन के लिए, तो वो आपके कनेक्टेड नहीं होंगे, वही कॉर्नर आपके क्या रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे प्लेन के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम बात करते हैं एक्सेस के बारे में। तो प्लेन कितने हो गए टोटल? प्लेन हो गए 3 + 6 9 प्लेन होते हैं। कितने होते हैं? 9। याद रखेंगे, आपको ये फॉर्म नहीं करने, फॉर्म करने के लिए एग्जाम में नहीं आता, आपको सिर्फ नंबर पूछा जाएगा अगर कौन से हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है टोटल कितने होते हैं आपके? 9 होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस की, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। देखिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है आपके 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस होते हैं मेनली, लेकिन नंबर इनके कुछ और भी हो सकते हैं। एक होता है आपका C2, C3 और C4। ये नेम हमने कैसे दिए हैं? ये नेम दिए हैं उस बेसिस पर कि आपने जब 360 डिग्री रोटेट किया है तो जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो आपको कितनी बार मिलेगी? 2 बार मिलेगी, 2 टाइम्स। यानी कि रोटेशनल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री एंगल रोटेट करते ही आपको स्ट्रक्चर जो है सिमिलर मिलेगी। दूसरा आता है अगर 360 डिग्री आपने जब रोटेट किया है तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगी 3 बार, यानी कि रोटेशनल एंगल होगा 120 डिग्री, यहाँ पर सिमिलरिटी है। C4 में जब आपने 360 डिग्री रोटेट किया है तो सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगी आपको 4 बार, यानी कि रोटेशनल एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये टाइप पूछा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वाटर का एग्जांपल लिया H2O, इसको मैंने इसके अलोंग, इस एक्सेस के अलोंग यहां से रोटेट किया, तो जैसे ही इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला H इधर आ जाएगा, ये वाला H किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ये मैंने H1 कर दिया, ये H2 कर दिया, तो ये H1 हो गया और ये हो गया H2। कितना एंगल रोटेट किया है? 180 डिग्री। कितना रोटेट कर चुके हम लोग? 180 डिग्री रोटेट कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया? लेकिन इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, H1 H2 तो हमने दिया है ना, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर रिपीट हो गई। वापस से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे 180, तो फिर से ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो कितनी बार 360 में कितना रोटेट हुआ? 2 बार हुआ। तो ये जो एक्सेस है सब नेम देंगे C2 एक्सेस। क्या देंगे? C2 एक्सेस। अब यूनिट सेल में किस तरह से हम लोग एक्सेस को डिफाइन करेंगे? तो देखिए यूनिट सेल में जब हम एक्सेस को डिफाइन करते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है एक्सेस के लिए। जहां से आपने प्लेन निकाला था उस प्लेन के सेंटर से ही आप क्या करें? एक थ्रेड निकाल, जैसे कि ये आपका फेस है और ये फेस है, इसके अलावा एक थ्रेड निकालिए और इसको क्या कर दीजिए? रोटेट कर दीजिए, या फिर इस तरह से रोटेट कर दीजिए, या फिर आप फ्रंट और बैकवर्ड जो है यहां से आप रोटेट कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड एक्सेस। फेस सेंटर्ड एक्सिस। अब जब हम इसको रोटेट करते हैं, इसको क्या करें? रोटेट करें, जैसे ये है, ये इसके सेंटर के अलोंग हमने क्या किया? इसको रोटेट किया। तो हमने जैसे इसको 90 डिग्री रोटेट किया सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगी, और 90 किया तो फिर से सेम स्ट्रक्चर, और 90 किया तो फिर से सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पूरे एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। तो जो फेस सेंटर्ड एक्सिस है उन्हें हम C4 एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C4 एक्सिस। इसी तरह से हम लोग एक यूनिट सेल में एज सेंटर्स जो हैं आपके एक्सेस अलोंग पास कर सकते हैं, एज के सेंटर से होते हुए, यानी कि जहां से आपने फेस निकाले थे, प्लेन निकाले थे, वैसे ही। जैसे कि ये वाला एज है, इसके अपोजिट कौन सा है? ये एज है, यहां से रोटेट कर दीजिए, इस एज के और इस एज के अलोंग रोटेट कर दीजिए, इस एज के और इस एज के अलोंग जो है रोटेट कर दीजिए, है ना, इसके अलोंग रोटेट कर दीजिए। इस तरह से जो आपके एज सेंटर जो प्लेन निकाले थे, प्लेन की जगह क्या हो जाएगा? इस बार एक्सिस हो जाएंगे। एज सेंटर एक्सिस जो कितने होते हैं? 6 प्लेन निकले थे, ये कितने थे? 3। ये भी कितने होंगे? इन्हें भी हम C4 एक्सिस बोलते हैं।
एक आपका आएगा कॉर्नर का, कॉर्नर के एक्सिस लेंस होंगी, जैसे ये कॉर्नर है और इसका अपोजिट कॉर्नर ये है, इसके अलोंग रोटेट कीजिए, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के अलोंग रोटेट कर दीजिए, जैसे कि ये यहां से रोटेट कर दिया, इसके अलोंग रोटेट कर दीजिए फ्रंट और बैक के अकॉर्डिंग, और इसके अलोंग रोटेट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके जो कॉर्नर के जो एक्सिस हैं, कॉर्नर एक्सिस, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, और इनका नेम भी क्या है? C4 एक्सिस है। तो टोटल जो एक्सिस निकलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो 3 and 6 and 4 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होते हैं। और ये सारे जो एक्सिस हैं उनका एक सेंटर होता है बॉडी के सेंटर में। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने हैं? ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो होते हैं आपके 1। तो टोटल जो एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट हो गए 9 + 1 10 and 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसमें 9 प्लेन हैं, 13 एक्सिस हैं, और एक क्या है? इन सारे सिमेट्रिक एलिमेंट्स का सेंटर होता है। सेंटर, बॉडी के सेंटर में ये सारे एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे को मैच करेंगे, है ना। ये प्लेन जो है कहाँ से निकलेगा? ऐसे निकलेगा। ये वाला प्लेन कहाँ से निकलेगा? ऐसे निकलेगा। ये प्लेन कहाँ से निकलेगा? ऐसे। यहाँ मैच किया ना। तो इस तरह से सेंटर में क्या करते हैं, सारे प्लेन्स या एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो वो एक ही होगा, एक ही पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट। बाकी एक्सिस 13 है, प्लेन 9 है, टोटल सिमेट्रिक एलिमेंट्स कितने हो गए? 23 हो गए। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम बात करते हैं एक यूनिट सेल में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे जो फेसेस हैं उनकी लेंथ जो है किसी भी एक्सिस के अलावा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसे एक्सियल पैरामीटर्स के बेसिस पर जो है इसको अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स में जो है डिफाइन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। एक्सियल पैरामीटर्स होते क्या? एक्सियल पैरामीटर्स ये आपके 3D स्पेस में आपके एंगल्स और लेंस को मेजर करने के पैरामीटर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 3D एक्सेस हो गए x, y और z। यहाँ पर आपकी एक यूनिट सेल प्रेजेंट है x, y और z एक्सेस के अलावा। ये एक 3D यूनिट सेल होगी, क्यूब हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होती है, यानी कि इस सेंटर 0 पॉइंट से और x एक्सिस पर कितनी लेंथ को मेजर किया? ये वाली। y एक्सिस पर कौन सी लेंथ है? ये है। और z एक्सिस पर कौन सी लेंथ है? ये है। तो जो एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ तो कितनी होंगी? इसको हम बोलते हैं सपोज a, ये हो गया आपका b और ये हो गया c। तो कितने होते हैं? a, b और c। अब ये x और y के बिटवीन एंगल, y और z के बिटवीन एंगल, और x और z के बिटवीन एंगल, इसको हम बोलते हैं एक्सियल एंगल्स। क्या बोलते हैं? एक्सियल एंगल्स। इसको बोलेंगे हम अल्फा, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग गामा। क्या होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या है? अल्फा है y और z के बिटवीन, बीटा जो है वो है x और z के बिटवीन, और गामा जो है वो है x और y के बिटवीन। क्लियर? a जो है वो है x एक्सिस पर, b जो है वो है y एक्सिस पर, और c जो है वो z एक्सिस पर। अब जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनको हमने मेजर किया है, इनके जो वैल्यूज है a, b, c की वैल्यू में क्या रिलेशन है? तीनों इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होगा कोई, या कोई सा नहीं रहेगा। अल्फा, बीटा, गामा क्या होंगे? इक्वल होंगे या नहीं होंगे? 90 होगा या कितना होगा? 90 होगा, 60 होगा या 120 होगा, कितना होगा? तो ये इनके जो वैल्यूज है उनके बेसिस पर हमने इस पूरे क्रिस्टल को, जितने भी क्रिस्टल्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं उन सारे क्रिस्टल्स को 7 क्लासेस में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हमने क्या किया है? क्लासिफाइड किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करते हैं। तो
देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, जिनका जो यहाँ पर हमने लिखा क्रिस्टल सिस्टम का नेम, क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। यहाँ पर इसकी एक्सियल लेंथ लिखेंगे कि लेंथ के बिटवीन कैसा रिलेशन है। यहाँ पर उसके एक्सियल एंगल्स का रिलेशन लिखेंगे और यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल्स जो है, एक दो एग्जांपल्स बात करेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सी टॉम थ्योरी, THR, इसको आप लोग याद रखेंगे तो ट्रिकली ये एंगल्स और लेंथ का रिलेशन जो है आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है एटमिक थ्योरी, पढ़ा हुआ ना एटमिक थ्योरी, तो क्रिस्टल में क्रिस्टल की सीटोम थ्योरी है ना, तो हमने थ्योरी को THR करके लिखा हुआ है शॉर्ट में। C4 होता है यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम, क्या होता है क्यूबिक, इसे बोलते हैं टेट्रागोनल। ये होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक, इसे बोलते हैं मोनोक्लिनिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, R फॉर रोम्बोहेड्रल। अब देखिए ट्रिक क्या है, किस तरह से याद करेंगे। जो क्यूबिक है उसमें एक्सियल लेंथ A, B और C तीनों इक्वल होती हैं। ऐसा ही जस्ट लास्ट में A इज इक्वल टू B एंड इक्वल टू C। यहाँ पर A जो है वो B के इक्वल होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा। यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, A जो है वो B के इक्वल होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा। एक्स वाई एक्सिस की लेंथ इक्वल होंगी लेकिन जेड एक्सिस का लॉन्ग थोड़ा सा इक्वल नहीं होगा, परफेक्ट क्यूबिक नहीं होगा। इस तरह से जैसे कि ये x है, ये y है, ये z है ना, तो आपकी अलग अलग लेंथ हो सकती हैं। तो x और y का लॉन्ग सिमिलर है लेकिन z के, इसमें क्या होगा, इसमें आपका a ना तो इक्वल होगा b के और ना ही इक्वल होगा c के। ऐसा ही यहाँ पर है। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, जो फर्स्ट है वो लास्ट है, सेकंड फिर यहाँ ये इसको क्या करें, इसको कॉमनली फिल कर दें क्योंकि अब कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास बाकी नहीं है। ये तीन सिमिलर है। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो पहले अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90, सिमिलर है यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा बट इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90, इतना सा चेंज है। यहाँ पर क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा 90 बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90। कई सारी बुक लिखती हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90। अब देखिए इन दोनों में से मोस्ट करेक्ट कौन सा है, इन दोनों में से मोस्ट करेक्ट कौन सा है। तो जो आपकी बुक है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का वर्डिंग ये है। एनसीईआरटी कौन कौन है, बीटा 90 नहीं है, अल्फा और गामा दोनों क्या है 90 है। वैसे ये होता है फॉर एनसीईआरटी का वर्डिंग, हम इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90, ना तो तीनों आपस में इक्वल होंगे और ना ही 90 डिग्री होंगे। अब इनमें कौन कौन से यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो आपके 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल थे, किसमें कौन कौन सा प्रेजेंट होगा। देखिए इसमें होता है आपका सिंपल यानी कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के साथ आपका इंटरनल यानी कि बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर, क्लियर। यहाँ पर आपका होता है प्रिमिटिव, तो होता ही होता है, प्रिमिटिव सभी में है, प्रिमिटिव यूनिट सेल सभी में है, क्लियर। इसके बाद इसमें होता है इंटरनल, इसमें आपके इंटरनल भी होता है, फेस सेंटर भी होता है और ए सेंटर भी होता है। इसमें आपका ए सेंटर होता है, इसमें प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव।
तो टोटल जो है आपके क्रिस्टल सिस्टम्स के यूनिट सेल्स को फॉर्म करके आपके ब्रेविस लैटिस बनते हैं। ब्रेविस लैटिस, कितने टाइप्स ऑफ लैटिस या क्रिस्टल्स फॉर्म हो सकते हैं आपके सॉलिड में? तो देखिए 7 तो हैं, 7 अलग अलग हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं इन दी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो आपका इसका एग्जांपल होता है कॉपर है ना, और NaCl। टेट्रागोनल का एग्जांपल होता है SnO4 और TiO2। ऑर्थोरोम्बिक का जो है सल्फर है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर दो तरह का होता है, ऑर्थोरोम्बिक और एक होता है मोनोक्लिनिक। यहाँ पर भी इसका एग्जांपल भी क्या है, सल्फर है। सल्फर ऑर्थोरोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं सल्फर के, एक ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म का, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म का। ट्राइक्लिनिक में जो आपका एग्जांपल है वो है आपका K2Cr2O4। कौन क्या ट्राइक्लिनिक किया, K2Cr2O4, क्लियर। और भी है, O7 भी है, कॉपर सल्फेट भी है, CuSO4 भी है, K2Cr2O7 भी है, ये तीनों एक। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल में आपका जिंक ऑक्साइड ZnO, और आपका रोम्बोहेड्रल में आपका जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस होते हैं। किस बेसिस पर? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं, तो 3 ब्रेविस लैटिस हो गए। टेट्रागोनल में 2 यूनिट सेल्स होते हैं, तो 2 ब्रेविस लैटिस हो गई। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो क्यों अलग है? क्योंकि इसमें ये लेंथ है और इसमें लेंथ अलग है, तो अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा। ऑर्थोरोम्बिक में 4 ब्रेविस लैटिस होते हैं, मोनोक्लिनिक में 2 ब्रेविस लैटिस होते हैं, ट्राइक्लिनिक का 1 ब्रेविस लैटिस, हेक्सागोनल का 1 ब्रेविस लैटिस और रोम्बोहेड्रल का 1 ब्रेविस लैटिस। इस तरह से 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस एंड 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं उसमें इस तरह से जो आपके एक्सियल एंगल्स और एक्सियल लेंथ्स होती हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पर आपको बोर्ड में मेनली एक्सियल लेंथ और एंगल्स में से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। जैसे ट्राइक्लिनिक के लिए लेंथ और एंगल क्या होंगे, मोनोक्लिनिक के लिए क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होगा, रोम्बोहेड्रल के लिए क्या होगा। तो आपको इस तरह से याद करने, इनको मेमोराइज करके रखना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो होप आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। यूनिट सेल्स जो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स देखी थी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितनी भी डिटेल स्टडी करनी होती है यूनिट सेल के लिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ ही साथ वर्ड्स जो होती हैं, यानी कि पार्टिकल्स के अलावा जो स्पेस जो है अनवेकेंट रहेगा, जो कवर नहीं होगा, वेकेंट स्पेस रहेगा, उसे वाइड जो बोलते हैं, वो किस तरह होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में इस पूरे टॉपिक के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोटबुक में लिख लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मेनली यहाँ से ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है सिमेट्री। इन दो पोर्शन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्लेस किया जाता है, दोनों को याद करें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। और जितने भी कोई डाउट आता है, किसी को कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर सकता है या फिर मुझे पर्सनली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो चैनल के इन्फॉर्मेशंस में अबाउट वाले सेक्शन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कांटेक्ट नंबर निकाल करके और मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। Thanks for watching and like and subscribe the K Chemistry channel for further marathon batch videos. Thank you.